चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं भाई मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। और ये प्राइमरी डेटा कलेक्शन में एक मेथड ऑफ डायरेक्ट इंक्वायरी हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पूरा डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरी मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी। अब डायरेक्ट इंक्वायरी और इनडायरेक्ट इंक्वायरी में क्या फर्क है मैं आपको बता दूं। डायरेक्ट इंक्वायरी में हम क्या करते थे, रिस्पोंडेंट जिसकी इंफॉर्मेशन चाहिए सीधा उसके पास जाते थे और उसी के पास क्वेश्चन आंसर करके इंटरव्यू लेके डेटा कलेक्ट करते थे या उसको ऑब्जर्व करके डेटा कलेक्ट करते थे। तो डायरेक्ट अप्रोच था, पर्सनल कांटेक्ट उसी के साथ होता था। इनडायरेक्ट इंक्वायरी में जिसके पास से इंफॉर्मेशन लेनी है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते या इन्वेस्टिगेटर खुद उसका कांटेक्ट नहीं करता। दोनों दो पॉइंट है। या तो ऐसा होगा कि जिसके इंफॉर्मेशन जिसकी लेनी है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा, या तो फिर इन्वेस्टिगेटर खुद डायरेक्टली उसको कांटेक्ट नहीं करेगा। दोनों के एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि जिसके पास से इंफॉर्मेशन लेनी है उसका डायरेक्टली कोई उसको सवाल जवाब नहीं करेंगे, लेकिन किसी और को उसके बारे में पूछेंगे, जिसको हम बोलते हैं विटनेसेस। जैसे कि कोई मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर रही है तो जो एक्यूज है उसको डायरेक्टली सवाल जवाब करते हैं, लेकिन ज्यादा उसको करने के बजाय, क्योंकि वो तो वही बोलेगा कि नहीं सॉरी मैंने तो ये काम किया ही नहीं है। तो जो विटनेसेस होते हैं उसके आसपास जो कैपेबल है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, हम उनको पूछते हैं कि भाई आपको क्या लगता है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, लास्ट टाइम आपने कब देखा, आप कहां थे, आपकी क्या सोच है। तो उस हिसाब से हमें अलग अलग एंगल से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे वो पुलिस इंक्वायरी या सीबीआई इंक्वायरी, ऐसी जो इंक्वायरी होती है वो इस तरीके से होती है जिसमें विटनेसेस के पास से इंफॉर्मेशन ली जाती है। जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि टीचर ऐसा चाहते हैं कि स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में क्या पढ़ते हैं, तो लाइब्रेरी में बैठे हुए स्टूडेंट्स को जाके डायरेक्टली पूछने के बजाय वो इन डेटा कलेक्ट कहाँ से करेगा, लाइब्रेरियन के पास से, कि भाई ये जो स्टूडेंट्स आए हैं वो अभी कौन सी बुक पढ़ रहे हैं और इनका लास्ट रिकॉर्ड बताइए कि क्या क्या उन्होंने क्या क्या पढ़ा हुआ है, कौन सी बुक यहाँ से विड्रॉ की हुई है। तो ये डेटा तो कलेक्ट करेगा खुद, लेकिन डायरेक्टली इंफॉर्मेंट के पास से नहीं, किसी और के पास से वो डेटा खुद कलेक्ट करेगा। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इंक्वायरी। दूसरी एक टेक्निक ऐसी है कि इन्वेस्टिगेटर खुद डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करेगा, लेकिन इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर किसी एक्सपर्ट एजेंसी को अपॉइंट करेगा। ऑन बिहाफ ऑफ हिम एजेंसी विल इन्वेस्टिगेट, वो जाके इन्वेस्टिगेट करेगी या डेटा कलेक्ट करेगी, इंफॉर्मेशन लेके आएगी, जिसके पास टेक्निकल नो हाउ है पूरा, ठीक है। और वो खुद, जैसे कि गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये लोग जो ट्रेड यूनियन वाले डिमांड कर रहे हैं अपने पे स्केल और ये सब बढ़ाने के लिए, तो वो क्या करेगा, कोई कमीशन अपॉइंट करेगा जो एक्सपर्ट है और उनको बोलेगा कि आप जांच करो कि एक्चुअली कितना पगार बढ़ाना चाहिए, कितना पे बढ़ाना चाहिए, चलिए आप इसका जांच करके एक रिपोर्ट दो। तो इस तरीके से वो डेटा कलेक्ट होता है, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इंक्वायरी। इनडायरेक्ट इंक्वायरी में डायरेक्टली इंफॉर्मेंट को पूछा नहीं जाता, पूछा जाए तो वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देता, तो हम विटनेसेस को सवाल जवाब करके डेटा कलेक्ट करते हैं। या फिर एक ऐसा भी ऑप्शन है कि डायरेक्ट इंफॉर्मेंट के बजाय इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, इन्वेस्टिगेटर किसी एक्सपर्ट एजेंसी को यह काम दे देता है कि ऑन बिहाफ ऑफ मी आप मुझे ये सब डेटा कलेक्ट करके दीजिए, मेरा काम है रिसर्च करना, डेटा आप कलेक्ट करके मुझे दे दीजिए, मुझे इस तरीके का डेटा चाहिए और अपना रिपोर्ट हमें फाइनली दीजिए, ठीक है। जैसे पुलिस इंक्वायरी होती है, कमीशन इंक्वायरी होती है, ये सब इनडायरेक्ट इंक्वायरी के एग्जांपल्स है। तो ये डायरेक्ट इंक्वायरी से बिल्कुल अलग पैटर्न से काम करती है। तो इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी डायरेक्ट के साथ आप कंपेयर कर सकते हो और उसको मैच भी कर सकते हो कि वहां जो डिसएडवांटेज थी उसमें से कुछ चीजें यहां एडवांटेज हो सकता है। जैसे कि एक्सटेंसिव फील्ड हो तो भी ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे डायरेक्ट इंक्वायरी एक्सटेंसिव फील्ड के लिए हम अप्लाई नहीं करते थे, लिमिटेड फील्ड के लिए ही हम अप्लाई कर सकते थे। यहाँ एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इफ इट इज वेरी लार्ज, फील्ड ऑफ इंक्वायरी इज एक्सटेंसिव,
तो भी ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। ये उसका फर्स्ट एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज है कि इंफॉर्मेशन देने के लिए इंफॉर्मेंट रिलक्टेंट है मतलब ही इज नॉट रेडी टू रिस्पॉन्स, आंसर देने के लिए तैयार ही नहीं है। पूछा जाए तो वो मुकर जाएगा, रिस्पॉन्स नहीं देगा, ठीक है, सपोर्ट नहीं करेगा, कोऑपरेट नहीं करेगा। ऐसी सिचुएशन में ठीक है तू कोऑपरेट मत कर, लेकिन हम कहीं और से भी ढूंढ के ले आएंगे, हम विटनेसेस के पास से आंसर ले आएंगे, फिर तेरे को हम ट्रैप में लेंगे। ऐसा अप्रोच होता है। दैट मीन्स इन सिचुएशन वेयर इंफॉर्मेंट इज रिलेक्टेंट टू रिस्पॉन्स देन ऑल्सो दिस मेथड कैन बी अप्लाइड, और ये ऐसी सिचुएशन में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसका ये एडवांटेज है। ये मेथड लेस टाइम कंज्यूमिंग है, इकोनॉमिकल है और कम एनर्जी से काम हो जाता है। इसमें खर्चा तो होता है, लेकिन कंपेयर हम कर रहे हैं डायरेक्ट इंक्वायरी के सेंस में, तो उससे कम खर्चे में, कम मेहनत में काफी कुछ इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। और ये इंफॉर्मेशन एक्यूरेसी के लेवल पे देखा जाए तो सपोज एक्सपर्ट आपका इन्वेस्टिगेटर है या एजेंसी है, ठीक है, एक्सपीरियंस है, इंफॉर्मेशन देने वाला विटनेस और इंफॉर्मेशन लेने वाला इन्वेस्टिगेटर दोनों एक्सपीरियंस न्यूट्रल है, और इंक्वायरी के लिए दोनों के अप्रोच में इंटीग्रिटी है, तो काफ़ी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और कुछ कॉम्प्लेक्स नेचर के रिजल्ट या कॉम्प्लेक्स नेचर का कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है या किसी कंक्लूजन पे जाना है, तो ऐसे में डायरेक्ट इंक्वायरी के बजाय इनडायरेक्ट इंक्वायरी काम लगेगी, क्योंकि वहां एक्सपर्ट काम कर रहे हैं, पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे डील करते हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, इसके बारे में ही वो अपने हिसाब से वो ट्रेंड है, एक्सपर्ट है। तो कॉम्प्लेक्स नेचर के रिजल्ट तक हमको जाना हो तो ये मेथड बेस्ट है, सूटेबल है, तो ये उसके एडवांटेजेस हो गए। उसके साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस इसके अटैचमेंट में है, जिसको हम बोलते हैं लिमिटेशन। इन्वेस्टिगेटर जो है, जिसको ये काम सौंपा गया है, कोई एक्सपर्ट एजेंसी या पुलिस को या जिसको भी, किसी इंक्वायरी कमीशन को, सीबीआई को, सीआईडी को, जिसको भी ये काम सौंपा गया है कि आप डेटा कलेक्ट करो, या कोई एक्सपर्ट एजेंसी को, वो जो एजेंसी है उनका एटीट्यूड बायस है। पहले से ही वो इंक्वायरी शुरू करने से पहले ही वो किसी एक ओपिनियन के साथ जाएंगे, कोई थियरी फिक्स कर देंगे कि इसमें ऐसा ही लगता है, ठीक है, कि भाई ये पर्टिकुलर एक्टर का जो मृत्यु हुआ है वो मृत्यु में मर्डर ही इन्वॉल्व है, मर्डर जैसी ही थियरी लगती है, वो दिमाग में ऐसे रखेगा तो उसी हिसाब से इन्वेस्टिगेशन पूरा चलेगा। उसको लगेगा कि नहीं ये सुसाइड केस है, तो उसी एंगल से वो एनालिसिस या इन्वेस्टिगेशन चलेगा। तो इसका ये मतलब है कि जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जिसको ये काम सौंपा गया है, उसका एटीट्यूड बायस है, तो पूरी इंक्वायरी का जो डेटा कलेक्ट होगा वो वही एंगल से होगा, और हो सकता है कि वो एंगल गलत भी हो जाए। तो बायसनेस ये मेथड में डेटा की एक्यूरेसी को डिस्टॉर्ट करती है, ये उसका एक लिमिटेशन है। दूसरा आप बोल सकते हो कि ये मेथड की सक्सेस लार्जली डिपेंड होती है दो चीजों पर। एक तो आपका जो इन्वेस्टिगेटर है, जिसको काम सौंपा गया है, वो कितना एफिशिएंट है, ठीक है, कितना इंटीग्रिटी से काम करता है, कितना ऑनेस्ट है, कितना न्यूट्रल है, वो चीज होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो भी कितने सीरियसली काम कर रहे हैं, या कितना अच्छा वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अच्छा तो छोड़ो, वो सही बात बता रहे हैं या गलत बात बता रहे हैं, तो ये सब पर डिपेंड करता है कि वो कितने कोऑपरेट करते हैं। तो ये मेथड का सक्सेस इन चीजों पर ज्यादा डिपेंड करता है। सब ये इस लेवल पे कुछ गड़बड़ी है तो पूरा डेटा जो कलेक्ट होगा वो गलत होगा, ऐसा मान के चले। ओके, तीसरा लिमिटेशन है कि ऐसी इंक्वायरी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कॉम्पिटेंट क्वेश्चन होने चाहिए, इंक्वायरी से रिलेटेड होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन हो जाए कि जिससे आपकी इंक्वायरी का जो मेन पहलू है वहां तक आप जाओ ही नहीं,
ठीक है, और सुपरफिशियली टच करके आ जाए तो वो नहीं चलेगा। मतलब यहाँ कॉम्पिटेंट क्वेश्चन पूछने वाला इन्वेस्टिगेटर होना चाहिए और उसके पास ऐसे क्वेश्चंस होने की क्या बोलते हो क्वालिटी होनी चाहिए कि यहाँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाए होने चाहिए। तो कॉम्पिटेंट क्वेश्चन पूछ सकते हो तो ये मेथड सुटेबल है या ये मेथड से कुछ प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा, नहीं है तो ये मेथड से प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। और जो भी इंफॉर्मेशन आपको ये मेथड से मिलती है वो हमेशा शक के घेरे में रहती है कि हर आदमी सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। कुछ कई चीज़ें ऐसी होती है कि आप 2-3 रिस्पॉन्स के बीच में कुछ ऐसा हो कि कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाए आपको और आप सही कंक्लूजन पर कभी पहुंचे ही नहीं। तो हमेशा इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय दिस मेथड इज अंडर द क्वेश्चन ऑफ सस्पिशन, या आप बोल सकते हो कि शक के घेरे में ये सब रहता है। तो ये उसके लिमिटेशंस हो चुकी। तो फिर ये मेथड हमें कब यूज करनी चाहिए? कुछ एडवांटेज तो है लेकिन डिसएडवांटेज भी है। तो मेथड यूज करनी हो तो जब हमारे पास अवेलेबल टाइम कम है, लेस टाइम में हमको पूरा काम खत्म करना है, तो डायरेक्ट इंक्वायरी से नहीं जाएंगे, इनडायरेक्ट से जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट इंक्वायरी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डायरेक्ट इंक्वायरी के हिसाब से काम करने जाए तो बहुत डिफिकल्ट है। तो ऐसी सिचुएशन जहां जहां डायरेक्ट इंक्वायरी पॉसिबल नहीं है और वहां सेट हो सकती है तो आप इनडायरेक्ट इंक्वायरी से काम करो। इंफॉर्मेशन जो हमको लेनी है वो कॉम्प्लेक्स नेचर की है, बहुत कुछ आपको सॉल्व करके जाना पड़ेगा, नेक्सस टू नेक्सस ज्वाइन करना पड़ेगा, इस तरीके का सिचुएशन है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट इंक्वायरी सुटेबल है। व्हेन इंफॉर्मेंट इज रिलक्टेंट टू रिप्लाई, इंफॉर्मेंट आंसर देने के लिए तैयार नहीं है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट इंक्वायरी तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम इनडायरेक्ट से जाएंगे। और आपका स्टडी इंटेंसिव नहीं है, एक्सटेंसिव स्टडी है, तो आप इनडायरेक्ट इंक्वायरी से ये काम करेंगे। तो ये कुछ सिचुएशन में आप इनडायरेक्ट इंक्वायरी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर हमने डायरेक्ट इंक्वायरी जो लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, इसमें हमने इनडायरेक्ट इंक्वायरी का डिटेल डिस्कशन कर लिया। आप ये दोनों वीडियो को एक साथ देखेंगे तो कंपेयर कर पाओगे कि कौन सी इंक्वायरी कब सूटेबल है, सूटेबिलिटी भी हमने डिस्कस की है। अब इसके आगे जो मेथड है वो है मेथड ऑफ क्वेश्चनर, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अपना ये सेशन ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।